ठीक बच्चों, तो हम पढ़ेंगे सुमित्रानंद पंत की रचना वे आंखें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को चार अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला भाग है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, रासो काव्य भी कहते हैं। 1000 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के आसपास उसको रखा गया है। और फिर उसके बाद आता है भक्ति काल, 1300 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। उसके बाद आता है रीतिकाल, 1700 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है 1850 से आगे आधुनिक युग। उस आधुनिक युग में भी अलग अलग समय काल, अलग अलग काव्य रचनाओं के आधार पर उसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो रहे हैं, उनके नाम पर भारतेंदु युग रखा गया, जो 1900 के आसपास तक रहा है माना जाता है। और उसके बाद 1900 से 1920 के आसपास जो है वो छायावाद युग है। छायावाद, अरे सॉरी, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद युग। छायावाद युग में जो चार प्रमुख कवि गिने जाते हैं उनमें से एक सुमित्रानंद पंत भी हैं। इन्हें याद करने के लिए आप कह सकते हैं प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, जो भारतेंदु जी के समकालीन भी रहे हैं। तो उनका नाम जयशंकर प्रसाद, और दूसरा नाम उसमें रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा नाम है सुमित्रानंद पंत, चौथा नाम है महादेवी वर्मा। तो प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसके बाद ही आता है छायावाद युग के बाद ही आ जाता है आपका प्रगतिशील युग। जैसा कि कवि के बारे में यहाँ कहा गया है, आप देख सकते हैं इन्होंने बाद में प्रगतिशील दौर में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रगतिशील दौर में भी ताज और व्याख्या इन्होंने लिखी। तो यह कविता जो है प्रगतिशील दौर की ही कविता है। तो प्रगतिशील दौर में आकर के कहीं न कहीं जो ये कवि हैं, लेखक हैं, थोड़ा इनका झुकाव जो है कम्युनिज्म की तरफ हो गया, जिसमें पद दलित है, उसके प्रति आवाज उठाना, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। तो बहुत सारे कवि उस समय प्रगतिशील युग में आ गए। उनमें से एक सुमित्रानंद पंत भी हैं। और इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की, जिसमें से एक महत्वपूर्ण रचना है वे आंखें, जिसमें किसान पर हो रहे अत्याचार, साहूकार के अत्याचार, और उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था यानी पुलिस की जो व्यवस्था, उसमें उसके द्वारा भी किए गए अत्याचार का जिक्र किया गया है। तो ऐसे ही हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है, और समय दर समय उसके अलग अलग नामकरण किए जाते रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई कविता। और जैसा कि यहाँ पर उनका जीवन परिचय दिया गया है, आपने इसको पढ़ ही लिया है। तो आप इसको फिर से वीडियो को बाद में चला करके देख सकेंगे और इसको पढ़ सकेंगे। हम सीधे चलते हैं कविता पर। और उनकी यह लाइन जरूर याद रखेंगे सुमित्रानंद पंत की, कि तो ये मानवतावाद जो अरविंद है, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने ये पंक्ति कही थी। और देखिए, भाषा में अभिव्यक्ति हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार की बातें भी उन्होंने की। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। तभी आज के समय में ज्यादातर रचनाएं, कहें कि लगभग सारी रचनाएं ही खड़ी बोली में हो रही हैं। अब ब्रज भाषा, अवधि इत्यादि में नहीं लिखी जाती। एक सामान्य तौर पर क्षेत्रीयता के तौर पर भले ही लिखी जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब जो है सभी रचनाएं, खासतौर से हिंदी की, हिंदी की बाकी बोलियों की बजाय खड़ी बोली में लिखी जा रही हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं उनके द्वारा रचित यह कविता वे आंखें। बहुत ही मार्मिक कविता है। ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, और इसको याद रखना है। और जब कभी लगे तो पुनः वीडियो चला करके आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, कवि कहता है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी, यहाँ कवि किसान की बात कर रहा है। जो किसान है वह इतना कमजोर हो चुका है, इतना,
कि उसकी आंखें ऐसा लगता है जैसे भीतर की तरफ धंस गई हैं। आपने किसी कमजोर हाड़ मांस के आदमी को देखा होगा, जिसके शरीर पर हाड़ हाड़ ही दिखाई देता, मांस तो कम दिखाई देता है। उसकी आंखें बहुत अंदर सी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको दबा करके उसकी आंखों को अंदर कर दिया है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर किसान की अवस्था के बारे में जिक्र करता है कवि, कि अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा यानी गुफा, जैसे अंधकार की गुफा होती है, यानी कोई गुफा जिसमें अंधकार हो, दूर तक उसमें जाने से डर लगता है, उन आंखों से डरता है मन। इसी प्रकार को कवि कहता है कि किसान की आंखें देख करके डर सा लग जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, भरा दूर तक सर उसमें सरीखी में दारुण है। सरीखा बोलो सरीखी बोलो। का सर सरीखी का मतलब। सरीखी, हाँ ठीक ठीक ठीक। सरीखी मतलब जैसे, सरीखी मतलब जैसे। यहाँ पर उपमा अलंकार है बेटा। जब भी सा से सी सम सरीखी सदृश समान के जैसी ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार आता है। तो सरीखी शब्द का अर्थ है यहाँ पर जैसे। ठीक है बेटा। उन आंखों यस से सर। डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, उसमें करुणा भरी हुई है, दूर तक उसमें दया करुणा इत्यादि भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और दीनता भरे, दैन्य मतलब दीनता, दुख मतलब दुख का नीरव रोदन, बिना आंखों के शांति का रोदन है जिसमें, अरे बिना आंसुओं का रोना है जिसमें, मतलब आंसू तक उसके सूख गए हैं। तो ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। रोदन यानी रोना। यहाँ पर नीचे देखिए शब्दार्थ भी दिए गए, क्योंकि आपकी पुस्तक ही है। देखिए दारुण, घोर, निर्दय, कठोर, चितवन, ये सारी चीजें यहाँ पर सरीखी यानी समान, दारुण यानी घोर, निर्दय, कठोर, चितवन दृष्टि, बेदखल, हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन, जमींदारों के, ये यहाँ दिया गया है। तो थोड़ा सा इसको आप जरूर एक बार देख लेना, और बीच में मैं यहाँ बताता रहूंगा आपको, इसकी चिंता ज्यादा नहीं करनी है। तो उसके भरा दूर तक उसमें दारुण, उसमें दया और कठोरता, ये सारी चीजें, दीनता सब भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और जो दीनता से भरा उसका रोदन है, उसमें कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उसमें कितनी शांति है, उसमें आंसू तक नहीं है, आंसू भी उसके सूख गए हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। ये फिर से यहाँ पर आ गया कि सदृश शब्द मैंने अभी आपको बताया था, सा सी सम सरिस सदृश सरीखी समान के जैसा। इन शब्दों का जहां भी प्रयोग होता है वहां पर आप इसको कह सकते हैं कि उपमा अलंकार है। ठीक है बेटा। उपमा अलंकार, ये थोड़ा सा पेन से लिखने में यहाँ मुश्किल हो रही है। तो यहाँ क्या, सा से, ये उपमा अलंकार की पहचान है। सम, सदृश, ये इससे तो बिल्कुल ही हाँ, सदृश, सरीखी, इन सारे शब्दों का आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, तो उपमा अलंकार आपसे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों। यहाँ यस भले सर। ही राइटिंग नहीं अच्छी आ रही है, पर आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। सास से सम सदृश सरिस, एक होता है सरिस भी होता है, तो यहाँ आप इसको भी देख सकते हैं। सर आपने बोर्ड वगैरह कुछ लगा है क्या कंप्यूटर है में? कंप्यूटर सर आप में। लिख। यस सर। हाँ हाँ, बोलो क्या कह रहे हो। सर शो नहीं हो रहा सर यहाँ पे। ये नहीं दिख रहा पेज पर। नो सर। अरे ये आपको ये पेज दिख रहा है ना जिसमें कविता छप, कविता है। No, sir. ये बुक का पेज नहीं No, दिख रहा। sir. No, ओहो। sir. No, sir. अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, देखता हूँ मैं कहाँ गलती है भाई। ऐसे कैसे, शेयरिंग में है यार ये तो। एक मिनट, मुझे लगा आपको दिख रहा है। नो एक सर मिनट अब। रुकिए। हाँ,
सर अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। दिखा है अब? यस सर। तो अभी तक आप लोगों को दिख नहीं रहा था? यस सर। नो सर। नो सर। ओहो, ये तो बड़ी गलती हो गई। चलो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को बताना चाहिए, मैं तो आपको कह भी रहा हूँ ये किताब का पेज है, आप देखिए। पहले तो मुझे बताया गया था कि दिख रहा है शुरू में। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये देखिए, उपमा अलंकार के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सा से सम सदृश सरीखी सरिस समान, इस प्रकार के शब्दों का कविता में जिक्र आता है। जहां पर इस प्रकार की कविता शब्दों का जिक्र आता है, वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? यस सर दिख रहा है। इसीलिए मैं बार बार पूछता भी हूँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है। तो ये उपमा अलंकार वहीं पे आएगा, सा से सी भी है इसमें, मैंने ये लिख देता हूँ। आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, आप नोटबुक लेके बैठे हैं ना, तो उसमें आप ये जरूर लिखें, सा से सी सम सरि सदृश समान जैसा सरीखी। ये जब शब्द जहां पर आते हैं ना, तो वहां पर उपमा अलंकार है। तो पहली उसमें देखिए, यहाँ पर सरीखी है, और ये यहाँ पर देखिए सदृश है। तो इस प्रकार से जब आप देखते हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो कवि कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। अब यहाँ पे जो मझधार है, ये मझधार यानी बीच में, धारा की बीच में, और कगार यानी किनारा, खिसका यानी दूर चले जाना। ठीक है बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखते रहिए। सारे शब्दार्थ यहाँ नहीं दिए गए हैं, लेकिन कुछ दिए गए हैं, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको जरूर ध्यान दें कि वह स्वाधीन किसान रहा। कवि कहता है कि जो किसान आज दिख रहा है, जिसकी आंखें गुफा के समान एकदम गहरी अंधकार से भरी हुई हैं, जिनको देख करके मन डरता है, उन उनमें दूर तक कठोरता भरी हुई है, उनमें दीनता भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, और बिना अश्रु के, बिना ध्वनि के उसका रोदन सुनाई देता है, जिसको देख करके डर लगता है। लेकिन उन आंखों को यह देख करके यह भी लगता है कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। कभी वह स्वाधीन स्वतंत्र किसान था, इस बात का अभिमान उसकी आंखों में आज भी देखा जा सकता है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश भय खिसका। लेकिन यह संसार, यानी उसके जो करीबी लोग हैं, उसके आसपास के लोग, उन्होंने उसको छोड़ दिया है, और आज संसार पूरा है जो है उससे दूर हो गया है। यह सर मजेदार मतलब रिश्तेदार हो सकता है, रिश्तेदार। नहीं 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 नहीं, मझधार का अर्थ बीच में है, बीच में। जो उसके करीबी थे, जो भी लोग थे, संसार के तात्पर्य यहाँ उसके आसपास के सभी लोग उसको बीच में ही छोड़ करके चले गए, यानी उसकी मुसीबत में। मझधार को आप मुसीबत कह सकते हैं, रिश्तेदार नहीं कह सकते बेटा। ओके सर। नदी नदी की धारा बहते हुए देखते हैं आप लोग? यस सर। कभी नदी देखी आप लोगों ने जब बहुत तेज बहती है, तो यस सर। उसके बीच के किसी हिस्से में ऐसा होता है कि जहां पानी ऐसे लगता है जैसे कि दोनों तरफ से पानी कहीं घुस रहा है, छेद सा, ऐसे बाउंडर सा भी बन जाता है उसमें। कभी आपने अगर देखा हो, अगर नहीं देखा है तो कभी आप घर में बाल्टी में पानी भर के, और हाथ से आप ऐसे थोड़ा जोर सा घुमा देंगे ना, तो पानी ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से बीच में कुआं जैसा बन जाता है, वहां घुस रहा यस है। सर। ऐसा तो देखा ही होगा आप लोगों ने। यस सर देखा है। तो जब नदियों में, समुद्र में ऐसी स्थिति होती है, तो उसे मझधार कहते हैं। ठीक है, धारा के मझ, मझ में बीच में, यानी धारा के बीच में ऐसा हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, जीव उसके संपर्क में आता है ना बेटा, वो पानी के अंदर अंदर डूब के ना जाने कितनी दूर चला जाता है। फिर उसके जीवित रहने के आसार ना के बराबर होते हैं, यानी बहुत रेयर केसेस में ही कोई इसमें जीवित बच जाए, नहीं तो मर जाते हैं लोग। तो उसे यस सर। मझधार कहते हैं, यानी मुसीबत में आप कह सकते हैं उसको, कि मझधार की का तात्पर्य है, क्योंकि उपमा अलंकार है तो यहाँ यस सर। सदृश कहा गया है, तो इसमें आप मझधार के तात्पर्य मुसीबत कह सकते हैं। किसका माइक ऑन है बेटा? वो जो नहीं बोल रहा बंद कर दीजिए, घर के पीछे आवाज आ रही है। तो कहता है कि वो कभी स्वाधीन किसान था, स्वतंत्र था, इस बात का अभिमान, गर्व उसकी आंखों में अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन समय के अनुसार यह संसार, उसके आसपास के लोग
उसको बीच मुसीबत में, बीच मझधार में छोड़ करके चले गए। जिस प्रकार से कगार, नदी का किनारा दूर खिसक जाता है बाढ़ के समय में, वैसे ही संसार के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। लहराते हुए खेत दृगों में, मैं यहाँ वो लगा दे रहा हूँ, 1 मिनट, ये उस पर लग जा रहा है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो यहाँ देखिए दृगों शब्द है। दृग यानी नेत्र, आंखें, चक्षु, है? तृण तृण यानी कण कण। ठीक बेटा। तो कहता है कवि कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। अब देखिए उसके जीवन की हरियाली, यहां पर भी उपमा अलंकार है। ठीक है बेटा। नहीं सॉरी, यहाँ पर रूपक अलंकार, उसके जीवन की हरियाली है, तो जीवन रूपी हरियाली यहाँ पर है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, इसका ध्यान रखें आप। लहराते हुए खेत दृगों में, उसकी आंखों में वो खेत जो कभी लहराया करते थे वो भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जो खेत अब उसके नहीं रह गए। बेदखल यानी उसको, उस खेत से उसका नाम हटा दिया गया है, किसी दूसरे के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो उसे बेदखल कहा जाता है। जब आपको आपकी ही जमीन से हटा दिया जाए, आपका नाम काट दिया जाए, जबरदस्ती छीन ली जाए, तो उसे बेदखल करना कहते हैं। तो उसकी आंखों में वे खेत अभी भी लहराते हुए नजर आते हैं। और कहता कि जो कभी लहराया करते थे हरियाली से, उसका जीवन उससे प्रसन्न होता था, खिलता रहता था। उसके कण कण से, उस खेत की हरियाली के कण कण से उसका जीवन प्रसन्न चित्त रहता था। आज भी वो उसकी आंखों में देखने को मिल जाता है, उसकी यादें आज भी देखने को मिल जाती हैं। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब यहाँ देखिए शब्द है कारकुनों। कारकुनों होता लठैत। पहले के जमाने में जो लोग जिम्मेदार हुआ करते थे ना, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, साहूकारी का काम करते थे, वो गरीबों को कर्ज दे देते थे उनके खेत के नाम पर। लेकिन होता क्या था कि उनका कर्ज कभी कोई भी गरीब चुका नहीं पाता था, कभी नहीं चुका पाता। हो सर, हो ये क्या आ गया? हाँ 1 मिनट, सॉरी ये गलत दबा दिया हमने। तो दिख रही है ना स्क्रीन बच्चों? यस सर। यस सर। तो वो कहता है कि, कवि कह रहा है कि मैं आपको बता दूं, पहले जमींदार हुआ करते थे, बड़े बड़े साहूकार, वो गरीबों को उनके खेतों के बदले उधार दे देते थे। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, मदर इंडिया जैसी और भी बहुत सारी। और वो क्या करते थे कि लिया किसान ने 10 रुपया, उसके आगे एक और जीरो बढ़ा, किसान को पता ही नहीं, अंगूठा ही लगाता था वो, तो वो पढ़ा लिखा था ही नहीं। और फिर वो जो कर्ज था, हर फसल पर उसकी फसल को वो ले लेता था, वो कर्ज कभी चुकता ही नहीं होता था। और अंततो गत्वा वह उसमें ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज बढ़ाते हुए वो इतना बढ़ा देता था कि कहता था कि अब जो इसमें फसल उगेगी वो इससे ब्याज भी नहीं भरा जा सकता, तो वो उसकी जमीन को ही कब्जा कर लेता था। और इस प्रकार से वह गरीब किसान उसका गुलाम बन करके रह जाता था। अगर वह विरोध करता था तो उनके लठैत, जैसे आजकल गुंडे बाउंसर वगैरह होते हैं, लोग रखते हैं, उस समय लठैत होते थे, जिन्हें आप बाउंसर कह सकते हैं। वो लाठी लेकर के, क्योंकि बंदूक का जमाना नहीं था उसमें, तो वो लाठी से मार देते थे। तो उसी की बात यहाँ पर कही गई है कि आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। उसका एक जवान बेटा था। आंखों का तारा यानी सबसे प्यारा, ये मुहावरा है ना, पढ़ा होगा आपने, आंखों का तारा यस यानी सर। सबसे यस सर। प्यारा दुलारा, यानी पुत्र के लिए कहा था। तो उसका एक बेटा था जो जवान था, उसने इस बात का विरोध किया कि खेत को वो कब्जा कर रहे थे। तो जो जमींदार था, जो साहूकार था, उसके लठैतों ने उसको इतना मारा लाठी से कि वो बेचारा मर ही गया। और आप जानते ही हैं
कि ऐसे लोगों का पुलिस प्रशासन भी साथ देता है, और यही वजह है कि इसमें किसान का साथ पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया, तो वो जवान बेटा उसका मर गया। तो आगे देखिए कवि क्या कहता है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कौड़ी है ना, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। बरधा यानी बैल, बैलों को बरधा कहा जाता है। आज भी कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और इधर चूंकि कवि जो है उत्तराखंड के थे तो उधर भी बोलते हैं। तो बैलों की जोड़ी, पहले तो ट्रैक्टर नहीं होते थे, दो बैलों को बना करके उससे हल जोड़ा जाता, दो बैलों को जोड़ करके उससे हल जुताई होती थी। तो उसके पास दो बैल थे, वो भी उन्होंने कुर्क कर दिया, नीलाम कर देना, और ब्याज की एक भी कौड़ी यानी कोई मुरव्वत नहीं की, और उन्होंने ब्याज के नाम पर उसका घर बार खेत, यहाँ तक कि उसके बैल, वो सब कुछ उसने ले लिया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। ये सारी बातें उसको याद आती हैं, उसकी आंखों में ये यादें चुभती हैं कि उसके पास। सर हाँ, सर बोलो बोलो। सर कुर्क मतलब बता दो एक बार। बता तो दिया, नीलाम, नीलामी। नी, आज भी होती नीला। तो है कुर्की, कुर्की होती नहीं है, बैंक वगैरह कुर्की करते हैं, नीलामी। ठीक है, जब आप किसी से कर्ज ले लेते हो, आप चुका नहीं पाते बैंक से या किसी से भी, सरकार से, तो आपकी संपत्ति को कुर्क कर देते हैं। ये आज भी प्रचलन में है, कुर्क मतलब नीलामी। ठीक है बेटा, बोली लगा ओके करके सर। आपके सामान को बेच देंगे वो। ठीक, और जो पैसा होगा वो खुद रख लेंगे। तो ऐसे ही विका महाजन ने उसके खेत ले लिए, उसका घर द्वार ले लिया, ब्याज की एक भी कौड़ी, कौड़ी पहले कौड़ी ही चला करती थी, पैसे नहीं होते थे। कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ कौड़ी का तात्पर्य कुछ भी नहीं। ठीक है, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, और जो उसके बैलों की जोड़ी थी वह भी उन्होंने नीलाम कर दी। इतना ही नहीं, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी असल में उसकी एक गाय थी, सफेद रही होगी इसलिए उसका नाम उजरी रख दिया। आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में लोग अपने गाय बैल बकरी भेड़ इत्यादि उनके भी नाम रख देते हैं। तो वो गाय सफेद रही होगी, सफेद उजला, उज्जवल शब्द से बना उजरा, उजरा से बन गया उजरी, स्त्रीलिंग हो गया। तो वो उज्जवल यानी सफेद रही होगी गाय, इसीलिए उसका उजरी नाम रख दिया होगा उन्होंने। तो वो गाय भी ले गए। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यानी उसकी गाय भी ले गए, वह गाय जो उसके सिवा यानी जो किसान है उसके सिवा किसी और को दुहाने, दूध लगाने नहीं देती थी, दूध निकालने नहीं देती थी, उसको भी वो ले गए। और अब उसकी आंखों में वह जो सुख की खेती थी, सुख की खेती, यहाँ देखिए सुख की खेती, यहाँ पर भी आप देखें उपमा अलंकार है, सुख की खेती। तो उजड़ गई जो सुख की खेती, जो सुख की खेती थी वह भी उजड़ चुकी है, और आज उसको यह सब कुछ याद आ रहा है, उसकी आंखों में यह सब दिखाई दे रहा है। आगे कहता है कवि कि बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी यानी पत्नी, घरनी यानी पत्नी, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, घरनी यानी पत्नी, दूध मुही यानी दूध पीती हुई बच्ची। यानी उस किसान की एक छोटी बेटी भी थी जो दूध पीती थी, और उसकी पत्नी जब बीमार हो गई, भी खेत चला गया, गाय चली गई, बैल चले गए, सब कुछ उजड़ गया, घर भी चला गया। तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी जब बीमार हुई, तो बिना दवा दर्पण के, दवा दारू कहते हैं ना, तो उसे यहाँ दवा दर्पण इसीलिए कहा गया है। वैसे तो दर्पण का अर्थ शीशा होता है, लेकिन यहाँ पर दवा दारू की तरह के
क्षेत्रीय भाषा में बोली में बोल देते हैं दवा दर्पण नहीं हुआ इसलिए वो मर गई। तो वो बिना इलाज के, दवा दर्पण यानी बिना इलाज के, वह उसकी पत्नी जो बीमार हो गई थी वह मर गई। और उसके मरने से स्वर्ग चली आंखें भरती हुई, वो स्वर्ग चली गई, बेचारी स्वर्ग सिधार गई। उसको याद करके उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन उससे भी कठिन बात हुई कि दुखद बात हुई कि देख रेख के बिना दूध मुही, उसकी जो पुत्री थी जो दूध पीती थी अपनी माँ का, माँ के मरने के बाद दूध नहीं मिला, जिसके कारण उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। वो बिटिया भी 2 दिन बाद मर गई। अगला देखिए, आगे अगला पद है कि बेटा आप लोगों की क्लास तो नहीं है कोई? नो सर। है। है? 10-20 पे ना। यस सर। हाँ ठीक ठीक, बस तो हो जाएगा अभी 5-10 मिनट। तो घर में विधवा रही पतोहू, उसकी एक पतोहू, पतोही जानते हो आप लोग? 10वीं में भी आपने पाठ पढ़ा था, उसमें भी पतोहू नो शब्द का सर। जिक्र किया गया। नहीं? अरे बाल गोविंद भगत में पतोहू नहीं थी उसकी? पुत्र सर की बहू। हाँ, पुत्र की पत्नी, बहू। बहू। हाँ, इधर बहू कहते हैं, लेकिन बहू का अर्थ दूसरा हो जाता है, पुत्र वधू हो जाता है, लेकिन आपके इधर बहू कह देते हैं। तो पतोहू यानी पुत्र वधू, यानी उसकी क्या कहेंगे, बहू। ठीक है, उसके बेटे की पत्नी। तो घर में, क्योंकि बेटा तो उसको मार दिया कारकुनों ने। ठीक है, ऊपर की लाइन में देखा था आपने, कारकुनों से, ये देखिए, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो उसको तो मार दिया कारकुनों ने, लठैतों ने। अब बची उसकी पतोहू, विधवा, बहू, लक्ष्मी थी। हालांकि वो लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। अब भले ही वो लक्ष्मी थी, लेकिन ये सब होने का दोष, यानी खेत चला जाना, सास का मर जाना और लड़की का मर जाना, उसके पति को मार दिया जाना, ये सारा दोष, जबकि वो बहू थी, लक्ष्मी थी घर की, लेकिन ये सारा दोष उसके बाद उसके ऊपर मढ़ दिया गया। और उसे पति घातिन, यानी पति का घात करने वाली, पति को मृत्यु तक पहुंचाने वाली, उसको नाम दे दिया गया। देखिए कितना हमारे समाज में ये शुरू से होता आया है कि सारा दोष जो है वो लड़कियों पर, स्त्रियों पर मढ़ दिया जाता है, क्योंकि नई नई आई थी शादी करके। तो ये मान लिया गया कि जब आई तब तो लक्ष्मी थी, लेकिन जब ये सब घटना घट गई तो ये माना गया कि इसके आने से ही घर में ये सारा कुछ हो गया। और परिणाम क्या हुआ कि उसको पतिघाती साबित कर दिया गया। और पुलिस जो पकड़ना चाहिए जमींदार को, वो उसको पकड़ने के लिए बात करती है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और जब कोतवाल ने उसे पकड़ने का आदेश दिया कि वो पतिघाती ने, उसकी वजह से उसका पति मारा गया, उसको पकड़ करके लाओ, तो बेचारी शर्म के मारे, लज्जा के मारे कुएं में डूब करके वह भी मर गई। ठीक। आगे कहता है, अब देखो यहाँ पर भी अभी अभी बहुत गलत बात यहाँ पर देखिए दी गई है समाज की। आज अभी भी ये देखने को मिल जाता है कई बार। यहाँ देखिए क्या है, खैर पैर की जूती जोरू। जोरू जानते हैं ना? कौन नो जानता है सर। जोरू? अरे पत्नी, जोरू मतलब पत्नी। जर, जोरू और गुलाम, पहले इन 3 चीजों के लिए युद्ध हुआ करते थे। जर यानी जमीन, जोरू यानी पत्नी, और गुलाम यानी गुलामों के लिए। तो पहले इन 3 चीजों के लिए युद्ध होता था। आजकल कहते हैं जर जोरू जमीन। तो जर का अर्थ भी जमीन ही होता है, जड़। जड़ अर्थात जड़, यानी जो हमारा जमीन है। तो आजकल इसी के लिए युद्ध होता है। तो पहले इन 3 चीजों के लिए युद्ध हुआ करता था। तो लेकिन समाज की मानसिकता देखिए, कहता है कि खैर पैर की जूती जोरू। खैर चलो, वो तो जोरू जो थी पैर की जूती थी, न सही एक दूसरी आती। वो मर गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। यानी उस किसान को अपनी बहू यानी पतोहू के मरने का गम नहीं है। वो कहता है वो तो पैर की जूती थी, पत्नी थी, एक नहीं तो दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पर अपने जवान लड़के की याद करके, सुध यानी याद, सुध मतलब याद, जवान लड़के की सुध करके उसके साथ छाती पर सांप लौटते, फटती छाती, यानी उसको बहुत ज्यादा दुख होता कि अगर उसकी पतोहू मर गई तो कोई बात नहीं, अगर बेटा जीवित रहता तो दूसरी शादी हो जाती, दूसरी बहू आ जाती। पिछले सुख की स्मृति, स्मृति यानी आंख, यादें, पिछले सुख की स्मृति आंखों में
क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। फिर से यहाँ सदृश आ गया। सदृश का क्या अर्थ है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। सदृश यानी जैसा, सदृश यानी जैसा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सदृश और तीखी, नोक, गढ़, ठीक है, शून्य, तुरंत यानी तुरंत, यहाँ पर बिंदी नहीं है, तुरंत है। तो देखिए कवि कहता है पिछले सुख की स्मृति आंखों में, जब पिछले सुख की बातें उसको याद आती हैं, क्षण भर एक चमक कहलाती। वो पिछली यादें करके उसकी आंखों में ना थोड़ी बहुत चमक आ जाती है, थोड़ी खुशहाली सी आ जाती है, लेकिन तुरंत शून्य में गड़ हुआ चितवन, लेकिन वो सारी चीजें तुरंत ही उसकी आंखों में एक तरीके से गड़ने लग जाती हैं। कैसे? तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन वही यादें उसके शून्य में, उसके चितवन में तीखी नोक के समान गड़ने लग जाती हैं, बन जाती, तीखी नोक के समान बन जाती हैं, अर्थात उसे तुरंत ही दुख पहुंचाने लग जाती हैं। यानी जो यादें उसे थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता देती है, खुशी देती हैं, वही यादें तुरंत ही उसके चितवन में, उसकी आंखों में, उसकी आंखों के कोर में चुभ करके एक तरीके से दुख प्रदान करने लग जाती हैं, कष्ट पहुंचाने लग जाती हैं। सर तो सदृश हाँ, मतलब याद है? सदृश अभी तो, अरे यार सदृश मतलब जैसा, बेटा यहाँ लिख के बताया है, देखो यहाँ पर मैंने सॉरी सर, बता। स्मृति हाँ ये देखो स्मृति। लिखा, हाँ नहीं स्मृति माने यादें हैं, हाँ यस सर, स्मृति यस माने सर, तो यादें हैं, ठीक है, ये तो यस सर, बता ही रहा हूं यस, मैं। स्मृति यस सर। मतलब यादें, और गढ़ यानी धसना, चितवन यानी आंखें, शून्य यानी शून्य, एकदम गहराई तक, तुरंत यानी तुरंत, तीखी यानी एकदम तीखी, जो आप कहते हैं कि चोंच जैसी, नोक जैसी, सदृश यानी समान जैसी, तो नोक जैसी बन जाती है। तीखी यानी जो चुभने वाली हो एकदम से, और तीखी माने कड़वी भी, आपके जैसे मिर्च लग जाती है उसे भी हम तीखा कहते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आ गई सबको कविता बेटा? यस सर। किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलो बेटा, ये तो ठीक है, आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सर ये धन्यवाद। जीवनी भी इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं जीवनी आती नहीं, पर हमें थोड़ा याद तो रखना चाहिए बेटा, कम से कम हम इतना तो याद रख ही ले यहाँ तक। ठीक है, और क्या होता है ना कि पूछ देता है कवि और कविता का नाम बताइए, तो थोड़ा सा याद रहना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। इतना आप जरूर लिखें, ठीक है, यहाँ तक जरूर यस सर, लिखें, मृत्यु तक। और एक यस लाइन सर। यह भी, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ स्मितानंद प्रकृति के चितेरे कवि हैं, यहाँ तक आप लिख लें इसको। ठीक, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ आज की हमारी ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों, और आप लोग इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखें।